हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लास्ट लेक्चर पर, जो कि सेक्शनल टेस्ट का हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो सेक्शनल टेस्ट ऑफ हिस्ट्री हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लास्ट पार्ट से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके बाद जो है जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सारी हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वर एग्रीड बाय वायसरॉय इरविन। बोल रहे कि गांधी इरविन पैक्ट में कौन सी कंडीशन थी जो वायसरॉय इरविन ने मानी थी, मतलब कौन सी, मतलब वो थी जो एग्री हो गए थे दोनों जने। ठीक है, कौन सी चीजें मानी थी? गांधी इरविन पैक्ट को मैंने बताया था, दूसरे और भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट थी ये मानी थी उन्होंने कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो वायलेंस के लिए कन्विक्टेड नहीं है, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया, उन सबको छोड़ दिया जाए। सेकेंड है राइट टू मेक सोल्ट, बिल्कुल सोल्ट बनाने का भी राइट दे दिया गया। थर्ड पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। देखो दो चीजें गांधी जी की नहीं मानी गई थी, उन दो चीजें क्या थी? एक तो पुलिस एक्सेसेस में इंक्वायरी, ठीक है, एक तो ये चीज नहीं मानी गई थी। और दूसरी चीज नहीं मानी गई थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको किस में कर दिया जाए? लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये भी चीज उनकी नहीं मानी थी। ठीक है, तो ये दो चीजें उनकी नहीं मानी थी और ये और कई सारी चीजें मानी थी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। और कौन सी रिक्वेस्ट मानी थी? और रिक्वेस्ट मानी थी कि भाई अब तक जो अपने टैक्स फाइन कलेक्ट नहीं किए हैं तो उसको रिमिशन कर दिया जाए, उसको मतलब रिमिशन कर दिया जाए, जो भी अब तक आपने फाइन कलेक्ट नहीं किया उनका रिमिशन कर दिया जाए। दूसरी चीज़, जितनी भी लैंड आपने थर्ड पार्टी को अगर सेल नहीं की है तो वो सारी लैंड आप जो जिनकी भी थी उनको आप रिटर्न कर दो। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्होंने रिजाइन कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, तो आप उनको क्या करो, उनको उनके साथ लेनियंट ट्रीटमेंट करना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करना। ठीक है, और राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग की आप हमें वो दे दो कि पीसफुल हम एग्रेशन दिखा सकें। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनको आप विड्रॉल कर लो। जो भी आपने सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे इमरजेंसी ऑर्डिनेंस लगाई थी उसको आप क्या कर लो? विड्रॉल कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो उन्होंने मान ली थी। दो चीजें नहीं मानी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मेनली गांधी जी जो थे कांग्रेस के बिहाफ पे वहां पे गए थे ताकि सिविल, मतलब इसका मेन टारगेट क्या रहा है? तो सिविल डिसोबीडियंस को सस्पेंड करना और एक नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। फिर क्या हुआ, मतलब ये हो गया गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। 1931 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था? कराची सेशन था। कौन इसके प्रेसिडेंट थे? वो वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्होंने इस 1931 के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें को इंडोर्स किया। कौन सी चीज़ों को इंडोर्स किया? जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया कि ठीक है हम इसको मानते हैं। उसके बाद इसके 6 दिन पहले किसकी डेथ हुई थी? याद रखना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, इस सेशन होने से 6 दिन पहले। ठीक है, गांधी को पंजाब नौजवान भारत सभा ने काले झंडे भी दिखाए थे जब वो कराची सेशन को अटेंड करने गए थे। ठीक है, इसके अलावा 1931 के सेशन में पूर्ण स्वराज का जो गोल था उसको भी रिटरेट किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज के गोल को भी रिटरेट किया गया था। और उसके अलावा 2 रिजोल्यूशन और अडॉप्ट किए गए थे। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स और न्यू इकोनॉमिक जो प्रोग्राम है उसकी 2 रिजोल्यूशन और अडॉप्ट किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स आते थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम में कैसा इकोनॉमिक प्रोग्राम होना चाहिए वो भी बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल द आइकॉनिक इमेज ऑफ भारत माता एज ए 4 आर्म्ड हिंदू गॉडेस वियरिंग सैफरन कलर्ड रोब्स होल्डिंग ए बुक, शीव्स ऑफ राइस एंड ए माला एंड ए व्हाइट क्लॉथ दैट कैप्चर्ड द पीपल इमेजिनेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। वो किसने पेंट की थी? तो उस टाइम पे एक ही फेमस पेंटर थे जो उस टाइम पे थे, वो कौन थे? अबिंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अबिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही एक सोसाइटी भी बताई थी, जिसका सोसाइटी बनाई थी जिनका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। कौन सी सोसाइटी बनाई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन्होंने बनाई थी। और स्वदेशी का आइडिया इंडियन आर्ट में ये लेके आए थे। किस स्कूल की आर्ट से बिलोंग करते थे? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से ये बिलोंग करते थे। कौन से? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए ये भारत माता या बंगा माता की जो इमेज थी 1906 में पेंट की थी। कब की थी? 1906 में पेंट की थी। और ये भारत माता का आइडिया कहाँ से आया था? भारत माता
का जो आइडिया है, याद रखना भारत माता का जो आइडिया ये इनका नहीं था, ये था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। इन्होंने वंदे मातरम में 1875 में ये वंदे मातरम लिखा था, और फिर उन्होंने अपने नोवेल में भी इनको, जो एक इनका फेमस नोवेल है आनंदमठ, उन्होंने इसमें भी उसका वर्णन किया था भारत माता का। ठीक है, तो फिर जो अविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने जो है भारत माता की ऐसी पेंटिंग बना दी थी। ठीक है, इन्होंने मतलब जो ये थे अविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने काफ़ी सारी बंगाली में चिल्ड्रंस के लिए बुक भी लिखी थी। 4 बुक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी, जो इन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। एक तो है बूदो अंगला, ठीक है, एक है खिरेर पुतुल, ठीक है, अगर बंगाली में गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक थी शकुंतला, ठीक है, एक थी शकुंतला, और एक थी राज कहानी, ठीक है, एक थी राज कहानी। तो ये 4 बुक थी चिल्ड्रंस के लिए, जो मेनली अविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ठीक है, तो अविंद्रनाथ टैगोर थे उस टाइम के पेंटर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1905 का जो सेशन था उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले है कि सबसे पहले वो कलकत्ता में हुआ था। सबसे पहले 1905 का जो सेशन था, याद रखना, वो कलकत्ता में नहीं हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। सेकेंड है द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन दिस सेशन। देखो, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो इस सेशन का, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो था स्वदेशी मूवमेंट का, वो हुआ था 1905 में हुआ था, लेकिन वो अगस्त में हुआ था। वो कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ था। यहाँ पे बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था। यहीं पे क्या हुआ था? बॉयकॉट रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। ये इसका सेशन नहीं था, यहाँ पे बाइकॉट रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। ये कांग्रेस के सेशन में नहीं हुआ था फॉर्मल रेजोल्यूशन पास, ठीक है, कलकत्ता टाउन हॉल में हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, एट द टाइम ऑफ सेशन लॉर्ड हार्डिंगे वॉज द वॉइसरॉय। तो 1905 में कौन वॉइसरॉय थे? आपको पता होगा, इस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कौन थे यहाँ पे? लॉर्ड जो मिंटो थे वो यहाँ के वाइसरॉय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे। क्यों वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो? क्योंकि जो कर्जन थे उन्होंने 1905 में रिज़ाइन कर दिया था। 1905 में कर्जन ने रिज़ाइन कर दिया था, और 1906 से लेके 10 तक जो थे वो हमारे मिंटो रहे थे। ठीक है, मतलब 5 से लेके लगभग जो लास्ट का 5 और 10 तक लेकर हमारे मिंटो रहे थे, और उसके बाद आगे थे लॉर्ड हार्डिंगे जो 10 से लेके 16 तक रहे थे। ठीक है, ये थे लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है कि लॉर्ड हार्डिंगे थे। लॉर्ड हार्डिंगे से पहले थे लॉर्ड मिंटो इनके टाइम पे जो थे वाइसरॉय थे। तो इनमें पूछ रखा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तीनों ही सही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी। ठीक है, समझ में आया कैसे इसका आंसर दिया है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमें बताना है 1908 में जो सेडिशन केस लगा था बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ, उसके बारे में। सबसे पहले है कि द तिलक वॉज चार्ज विद सेडिशन फॉर डिफेंडिंग रिवोल्यूशनरी खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। बिल्कुल, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको न्यूज़पेपर में उनका न्यूज़पेपर था केसरी, उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सपोर्ट करने के लिए सेडिशन का चार्ज उन पर लगाया गया था। बिल्कुल सही केस है ये, बिल्कुल सही केस है ये। ठीक है, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब फेंक दिया था मुजफ्फरनगर के मजिस्ट्रेट के ऊपर, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है, और गलती से किंग्सफोर्ड तो मरे नहीं, इनकी जगह 2 और वुमेन मर गई थी जो ट्रैवल कर रही थी उसमें। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, किंग्सफोर्ड की उसमें डेथ नहीं हुई थी, लेकिन उसको सेडिशन के चार्ज में अंदर डाल दिया गया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली। सेकंड है, मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द लॉयर्स हु डिफेंडेड तिलक। बिल्कुल, मोहम्मद अली जिन्ना भी एक लॉयर थे जिन्होंने तिलक को इसमें डिफेंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी एक लॉयर थे जिन्होंने इनको वो किया था। थर्ड, एट द एंड ऑफ द ट्रायल तिलक वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्ज। तो याद रखना, तिलक को इसमें 6 साल की सजा दी गई थी, उनको बर्मा भेज दिया गया था, इनको कोई एक्विटल नहीं दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना, इनको 6 साल की सजा दी गई थी और 1000 रुपये का फाइन, 1000 रुपये का फाइन और 6 साल की सजा इनको दी गई थी केसरी में ये छापने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और वैसे बाल गंगाधर तिलक कितनी बार जेल में गए? 3 बार जेल में गए। एक तो 1897 में गए थे, एक 1909 में गए थे, और एक 1916 में गए थे। ठीक है, तो याद रखना 3 बार जेल गए हैं। 1909 का मैंने बता दी क्यों गए थे, क्योंकि केसरी में इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के सपोर्ट में कुछ छाप दिया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी। ठीक है, और इसी टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी सारे एक्ट्स पास किए थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए,
जैसे कि एक सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907 का इन्होंने पास किया था। दूसरा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 का इन्होंने पास किया था, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने पास किया था 1908 में। तो ये काफ़ी सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पास किए थे ताकि उस टाइम की जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप किया जा सके। लेकिन 1909 के बाद तो लगभग जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनका डिक्लाइन हो जाता है। फर्स्ट फेज़ में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनका डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि एक तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको जेल भेज दिया जाता है। अरबिंदो जो थे वो अरबिंदो और जो बिपिन चंद्र पाल हैं वो रिटायर हो जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट का जो मूवमेंट है वो लगभग यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। विद रेफरेंस टू फेजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल, फेजपुर सेशन 1936 का तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है द एग्रेरियन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दिस सेशन कॉल फॉर द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। बिल्कुल भी नहीं, जमींदारी सिस्टम को हटाने के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इस सेशन में कोई बात नहीं की गई थी। सेकेंड है इट वॉज ड्यूरिंग दिस सेशन दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। बोल रहे कि इसी सेशन के अंडर ऑल इंडिया किसान सभा की वो हुई थी मीटिंग। बिल्कुल गलत। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी और उसकी मीटिंग अलग हुई थी जिसमें सहजानंद सरस्वती जो थे प्रेसिडेंट थे और एन जी रंगा जो थे उसके वाइस सेक्रेटरी, बोले जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, उसके एन जी रंगा जो थे उसके क्या थे, सेक्रेटरी थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस गलत है इनके टाइम पे वो नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। और जो ये फैजपुर सेशन हुआ था 1936 का, इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? इसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थी। और जमींदारी पे तो ये बिल्कुल ही चुप रहे थे। तो ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हमारा क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर होगा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करनी है। बोले कि द सोल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी तक चला था। बिल्कुल यहाँ तक चला था। और बोल रहे हैं कि सोल्ट मार्च में कोई भी वुमेन नहीं थी। बिल्कुल इस मार्च में जो मार्च हुआ था इसमें कोई भी वुमेन नहीं थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सरोजनी नायडू जो आप नाम याद आ रहा होगा, वो सरोजनी नायडू धरसाना सोल्ट वर्क्स में उन्होंने काम किया था। इमाम साहेब और सरोजनी नायडू कहाँ पे थे? धरसाना में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सोल्ट ब्रेक किया था धरसाना में। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो ये जो सोल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 1930 में। और कब तक चला था? 6 अप्रैल तक चला था। कितने किलोमीटर चले थे? 240 माइल्स चले थे। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं आंसर आ जाते हैं सी। आ जाते हैं 57 पे। बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ये मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1918 में इन्वॉल्व थे। दूसरी चीज़ उन्होंने एक पैम्फलेट छापा था जिसका नाम था देशवासियों के नाम, एंड उसको अपनी पोएम मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने इसको भेजा, डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये चीफ फाउंडर थे, HRA के भी चीफ फाउंडर थे। और यंग एज ऑफ 30 में ही 1927 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है गोरखपुर जेल में। तो ये कौन है? किन के बारे में बात चल रही है? तो ये बात चल रही है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। किसके बारे में? राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। इन्होंने जो HRA है वो कब फाउंड की थी? HRA जो है वो कब फाउंड की थी? वो की थी 1924 में। कब की थी? 1924 में इन्होंने HRA फाउंड की थी। कहाँ पे की थी? कानपुर में। ध्यान रखना है, कहाँ पे की थी? कानपुर में HRA फाउंड की थी। और किस किस ने मिलकर की थी? राम प्रसाद बिस्मिल थे और एक JC चटर्जी थे और एक थे सचिन सान्याल। ठीक है, एक सचिन सान्याल, एक JC चटर्जी थे। इन्होंने मिलकर की थी ताकि आर्म रिवॉल्यूशन हम ला सकें कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। ठीक है, और ये इंडिया को क्या बनाना चाहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। HRA वाले इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या बनाना चाहते हैं? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं इंडिया को। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम और किस कॉन्स्पिरेसी में आता है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में भी आता है। किसमें? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनका नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हमें देसाई लियाकत प्लान के बारे में बताना है। हमने पिछले लेक्चर में देसाई लियाकत प्लान किया है। ठीक है, सबसे पहले है कि इट रिकमेंडेड फॉर इक्वल रिप्रेजेंट। बिल्कुल उन्होंने बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल। इट वाज अनाउंस्ड आफ्टर ऑब्जेक्शंस टू द वेवल प्लान। देखो ये मतलब देखो सबसे पहले आया था राजगोपालाचारी, CR राजगोपालाचारी ने अपना फॉर्मूला दिया था। वो जब रिजेक्ट हो गया था तब देसाई लियाकत पैक्ट आया था, फिर वो भी रिजेक्ट हो गया, उसके बाद वेवल प्लान आया था। तो बिल्कुल भी नहीं, वेवल प्लान इसके बाद में आया था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ठीक है, तो फिर लियाकत अली खान वॉज द डिप्टी लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। बिल्कुल, जो लियाकत अली खान थे ये लीग के डिप्टी लीडर थे। और जो ये देसाई थे, भूला भाई देसाई क्या नाम था इनका, जो भी था, ये कांग्रेस के
लीडर थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। ये देसाई लियाकत पैक्ट हुआ कब था? 1945 में हुआ था, फ्यूचर कोएलिशन गवर्नमेंट को बनाने के ऊपर कोई एग्रीमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हमें बताना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुई थी। बोल रहे हैं कि तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किसने अटेंड की थी? बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और नारायण मल्हार जोशी, तीनों ने ही ज्वाइन की थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों किसने की थी? महात्मा गांधी ने एक ही ज्वाइन की थी, वो थी सेकंड राउंड टेबल काउंसिल, जिसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी ने अटेंड की थी और जिसमें इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही की थी। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि द डिसीजन टू फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मली टेकन एट बैंकॉक कॉन्फ्रेंस ऑफ 1942। बिल्कुल INA बनाने का जो डिसीजन था वो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने INA की लीडरशिप ले ली थी, रास बिहारी बोस से बिल्कुल ले ली थी। और उसके बाद जापानीज ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को INA को हैंड कर दिया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, बिल्कुल उन्होंने कर दिया था। ठीक है, और INA के पहले प्रेसिडेंट को थे रास बिहारी बोस, बता दिया, ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस है वो सिंगापुर से आए थे, तब उन्होंने सिंगापुर आए थे और तब उन्होंने INA को लीड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 60 सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है INA के बारे में, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखो मैं ये सारे जल्दी जल्दी क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार जब बच्चे लास्ट वाला लेक्चर देखते हैं तो बोलते हैं मैम तो कुछ पढ़ा ही नहीं रही है, मैम ने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया, हमने तो 1 घंटा लगा के वेस्ट करा अपना टाइम। तो आप ध्यान रखो कि पहले आप लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये देखना। मैं सारे लगभग चीज़ें करवा चुकी हूँ। बंदी जीवन किसने लिखा है? बंदी जीवन जो है वो लिखा है सचिन सान्याल ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब मैंने पहले बताया था, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है वो भगवती चरण वोरा ने लिखा था। ठीक है, ये बटुकेश्वर दत्त ने लिखा था। और पत्थर दाबी ये किसने लिखा था? ये SC चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब है वो भगवती चरण वोरा ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, इसीलिए अगर आपको पहले जो स्टेटमेंट याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 62 हमें बताना है जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, क्या चीज़ सही नहीं है बतानी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो बेल टर्म है वो CRPC में डिफाइन है। याद रखना, बेल टर्म CRPC में डिफाइन नहीं है, यही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, CRPC में कोई बेल टर्म डिफाइन नहीं है। सेकंड है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन नॉट क्लेम बेल एज राइट। बिल्कुल, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें राइट कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही है। थर्ड है इंटीरियम बेल इज ए डायरेक्ट ऑर्डर बाय कोर्ट टू प्रोवाइड टेम्परेरी बेल टू द एक्यूज। बिल्कुल, इंटीरियम बेल किसमें दी जाती है? जिसमें टेम्परेरी बेल दी जाती है एक्यूज को। बिल्कुल। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? जब अरेस्ट होने से पहले बेल ली जाती है, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एक होती है रेगुलर बेल, जब आप अरेस्ट हो गए हो, अंडर अरेस्ट हो, पुलिस कस्टडी में हो या फिर आप जेल में हो, तो आपको जो बेल दी जाती है अमाउंट पे करने के बाद, तो उसको बोलते हैं रेगुलर बेल। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बेल होती है, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल, एक रेगुलर बेल। ठीक है, तो ये तीनों ही डिफरेंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। बोल रहे हैं कि इंडिया 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है, वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए सेती रिवर कहाँ पे और कहाँ पे बना रहा है। तो इंडिया कहाँ पे बना रहा है? नेपाल में ये डैम बना रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेती रिवर कहाँ पे और सेती डैम कहाँ पे? नेपाल में है। फिर है ठाकुर मार झूली बंगलार रूप कथा। ये एक चिल्ड्रन की ओरल फोक टेल्स की कलेक्शन है, स्टोरीज की। तो ये बंगाली में किसने लिखी थी? ये बंगाली में किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? दक्षिणा रंजन मित्र मजुमदार। किसने लिखी थी? DM मजुमदार ने। किसने लिखी थी? DM मजुमदार ने ये लिखी थी। ठीक है, इन्होंने 2 टाइप की स्टोरी लिखी हुई है, इन्होंने 2 टाइप की स्टोरी लिखी हुई है, याद रखना। इसका ठाकुर मार जूली बंगला रूप कथा का मतलब है ग्रैंड मदर्स टेल्स। इसका मतलब है ग्रैंड मदर्स, जूली मतलब होता होगा टेल। ठीक है, बंगलार मतलब टेल्स ऑफ बंगाल, रूप कथा मतलब टेल्स, और बंगाल मतलब बेंगलोर मतलब बंगाल, टेल्स ऑफ बंगाल मतलब ग्रैंड मदर्स टेल्स ऑफ बंगाल। ठीक है, ये है फेरी टेल्स ऑफ बंगाल। तो ये है हमारी थूपिकार जूली जो भी है, थूकमार जूली जो भी है। इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है, जो इन्होंने 1913 में लिखी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दादा मुशायर। भाई मेरे को बिल्कुल भी वो बंगाली नहीं आती है, सो प्लीज़। ठीक है, बंगलार रश कथा।
ठीक है। दादा मोशार थाले बेंगलोर रशकथा, ये है ग्रैंड फादर्स बैग द ह्यूमरस टेल्स ऑफ बंगाल, ये होती है ह्यूमरस टेल्स ऑफ बंगाल, ये भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है, 1913 में। और ग्रैंड मदर की टेल्स इन्होंने 1907 के आसपास लिख दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमें बताना है कि इलेक्शन के 1937 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। तो याद रखना कहाँ पे थी कांग्रेस की मिनिस्ट्री, कहाँ पे थी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे थी कांग्रेस की मिनिस्ट्री। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी मद्रास, बिहार और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल और पंजाब में नहीं थी। बंगाल में जो थी वो मेन पार्टी आई थी, मेन जो मेजोरिटी पार्टी थी वो थी यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। और जो बंगाल में थी वो थी कृषक प्रजा पार्टी अलोंग विद मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी थी और अलोंग विद मुस्लिम लीग, इन्होंने इनकी मिनिस्ट्री थी। तो थर्ड और जो 5 स्टेटमेंट है वो हो जाती है रॉन्ग और फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। कितनी सीट जीती थी टोटल कांग्रेस ने? 716 आउट ऑफ 1161, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कौन कौन से थे? देखो ऐसे आपको याद नहीं होगा, ये सारे ही थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, मदन मोहन मालवीय और ये चाहिए, ये तीनों ही थे। तो आंसर क्या आ गया? डी, सारे इसके मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। हमें बताना है कौन सी रामसर साइट कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो अनसुपा लेक कहाँ पे है? अनसुपा लेक बिल्कुल ये उड़ीसा में है। नंदा लेक कहाँ पे है? गोवा में ही है। ये गोवा की पहली रामसर साइट है नंदा लेक। और फिर सिरपुर वेटलैंड, ये इंदौर के एमपी में है। और ये तमपारा लेक कहाँ पे? याद रखना तमपारा लेक केरला में नहीं है, ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना। ये तमपारा लेक कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, 3 पेयर ठीक है, तो ओनली 3 पेयर जो है वो इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। हमें बताना है ए डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग, ये जो मुस्लिम लीग है ये इसने कब मनाया था? ये इसने कब मनाया था? जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने 1939 में रिजाइन कर दिया था, तब उन्होंने मुस्लिम लीग ने ये डे मनाया था, ठीक है, याद रखना। 27 दिसंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया था, 22 दिसंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। जब कांग्रेस का रूल चल रहा, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का रूल चल रहा था, तो बाद में इन्होंने एक पीरपुर कमेटी भी बनाई थी, आपको याद होगा, इन्होंने एक पीरपुर कमेटी भी बताई थी कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या एट्रोसिटीज़ की हैं अपने रूल के दौरान। तो उनको एक्सपोज करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक पीरपुर कमेटी भी बनाई थी, ताकि लोगों के सामने उनकी जो एट्रोसिटीज़ की हुई हैं वो एक्सपोज की जा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 2 बाउंड्री कमीशन सेटअप किए गए थे, उनके बारे में बताना है। सर सैरिल रेडक्लिफ ही चेयरमैन थे, दोनों के चेयरमैन वही थे। द कमेटी हैड नॉमिनीज फ्रॉम बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों से ही नॉमिनीज थे, बिल्कुल 2 कांग्रेस से थे, 2 मुस्लिम लीग से थे। 4 इस कमीशन में 4 मेंबर थे, ठीक है। जून 1947 में बैठा था, कब? जून 1947 में। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? सी, बाउंड्री कमीशन के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। आपको पता है सबसे पहले गांधी जी ने जो पार्टिसिपेट किया था वो तो किया था चंपारण सत्याग्रह में, ये हुआ था 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसी को पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है। पेन ही नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड। इसी को पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी विद गांधी जी एज वन ऑफ देम, बिल्कुल गांधी जी ने चंपारण में क्या चल रहा है उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बताई थी, जिसमें एक मेंबर थे गांधी जी और भी बहुत सारे मेंबर थे, जैसे कि एक थे बहुत सारे, तो वर्मा और प्रसाद ही थे। एक तो ब्रज किशोर प्रसाद थे, एक आर प्रसाद थे, ठीक है। इसके अलावा एक शंभू शरण वर्मा थे, ठीक है, एक शंभू शरण वर्मा थे और एक एएन सिन्हा थे, ठीक है। ये मेंबर्स थे और गांधी जी के अलावा। सेकेंड, दी चंपारण एग्रेरियन एक्ट वाज इनेक्टेड विच फ्रीड द टेनेंट्स फ्रॉम स्पेशल टैक्स लिवाइड बाय द इंडिगो प्लांटर, बिल्कुल जो इंडिगो प्लांटर थे, जो उन्होंने जो स्पेशल टैक्स लगाया था उसे छूट दे दी थी चंपारण एग्रेरियन एक्ट से, जो सक्सेसफुल हो गया था, मतलब चंपारण सत्याग्रह। तो पहले और दूसरी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? सी। गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने के लिए? राजकुमार शुक्ला ने। किसने बनाया था? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह वो करने के लिए। किसके अगेंस्ट? वहाँ पे 3 काठिया सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम चलता था? 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया सिस्टम मतलब 3/20 जो लैंड है उस पर आपको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा और वो यूरोपियन प्लांटर्स को ही बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी के बारे में बात चल रही है। फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी बोल रहे हैं कि इट वाज फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, बोल रहे हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे बनी थी ये। और तो याद रखना ये जो
भाई मैंने शायद पहले है ना कुछ गलत बता दिया, 1 मिनट, मैं जो मेंबर्स बताए ना वो गलत बताए हैं। देखो बिल्कुल गलत बताया है मैं। जो इंक्वायरी कमेटी थी ना, देखो ये इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स नहीं, ये पॉपुलर लीडर्स थे। ये पॉपुलर लीडर्स थे जो चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे थे। इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स थे ना वो 6 मेंबर्स थे टोटल। एक तो गांधी जी थे, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी के मेंबर। एक तो गांधी जी थे, एक थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एक थे राजेंद्र प्रसाद, एक थे मजहार उल हक, एक थे महादेव देसाई, ठीक है, एक थे नाराहारी पारेख और एक थे जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थे इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स, ये पॉपुलर लीडर्स थे, ठीक है। तो याद रखना ये नीचे वाले पॉपुलर लीडर्स थे, ये इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स नहीं थे। थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 हो गया था कंप्लीट। 71 फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी बोल रहे हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे आई थी। तो याद रखना फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी बैठी थी 1929 में। कब बैठी थी? 1929 में। और 1929 में तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उस टाइम पे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलने वाला था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे नहीं थी। दूसरे मदन मोहन मालवीय जो है इस कमेटी के मेंबर थे। तो जो मदन मोहन मालवीय बिल्कुल इस कमेटी के मेंबर थे और इनका ऑब्जेक्टिव था बॉयकट करना फॉरेन क्लॉथ को बाय एडवोकेटिंग अडेप्टेशन ऑफ हैंडवोवन खादर। बिल्कुल फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। और फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी थी, तो कमेटी में कुछ मेंबर होंगे, तो कमेटी में बहुत सारे मेंबर थे। एक तो मदन मोहन मालवीय तो मेंबर थे ही, साथ में बहुत सारे मेंबर थे। याद रखना जो भी फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी में मेंबर थे सबका नाम एम से शुरू होता है, ठीक है, सबका नाम एम से शुरू होता है, एक को छोड़ के। एक थे एन नेहरू, ठीक है, एक नेहरू थे एन से, नहीं तो सबका नाम एम से शुरू होता है। जैसे कि एक थे महात्मा गांधी, ठीक है, एक थे महात्मा गांधी जिनका नाम है, एक थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एक थे मोतीलाल नेहरू, एक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, एक थे मोहम्मद अली अंसारी, ठीक है, एक थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी में जितने भी मेंबर थे सबके जो नाम है वो एम से शुरू होते हैं, एक्सेप्ट ये जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के, ठीक है। तो नेहरू में एन आ जाता है। तो बस फॉरेन क्लॉथ बाइकआउट कमेटी कभी भी याद रखो तो 1929 में सेटअप की गई थी, अगेंस्ट कि हमें खादी का यूज़ करना है, फॉरेन क्लॉथ का यूज़ नहीं करना है, उसके खिलाफ बैठी गई थी। और जो भी उसमें मेंबर थे सबका नाम एम से स्टार्ट होता है, बस इतना ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। हमें बताना है बंगाल के पार्टीशन के एनुलमेंट के बारे में कि 1911 में जो बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया उसके बारे में बताना है। बोल रहे हैं सबसे पहले चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। देखो भाई चेम्सफोर्ड तो हुए थे 1919 में, तो इनके टाइम पे कैसे हो सकता है? तो इस टाइम पे थे लॉर्ड हार्डिंगे, मैंने आपको बताया था लॉर्ड हार्डिंगे थे इनके टाइम पे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे थे, ये नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग, ठीक है। सेकंड है कि दी कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। बोल रहे हैं दिल्ली टू कलकत्ता कैपिटल शिफ्ट हुई थी, जबकि कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली सेटअप हुई थी, तो उल्टा लिख रखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल को जो था वो रीयूनाइट कर दिया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। समझ में आया क्यों रॉन्ग है? वो हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। नौजवान भारत सभा बोल रहे हैं कि नौजवान भारत सभा के भगत सिंह जो थे वो फाउंडिंग सेक्रेटरी थे। बिल्कुल फाउंडिंग सेक्रेटरी थे भगत सिंह। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रामकृष्ण। कौन थे? याद रखना इनके प्रेसिडेंट कौन थे? रामकृष्ण इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कब बनी थी ये? 1926 में बनी थी नौजवान भारत सभा, और मार्च 1926 में बनी थी, ठीक है। इट एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद कीर्ति किसान पार्टी। बिल्कुल कीर्ति किसान पार्टी के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किस साल में किया था? याद रखना 1928 में किया था, ठीक है, ताकि वर्कर्स और पीजेंट्स के कोज को भी ऑर्गेनाइज कर सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, ठीक है। भगत सिंह ने इनको फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 74 हमें बताना है स्वदेश बांधव समिति के बारे में। ये कहते हैं किसी टाइप की सीक्रेट सोसाइटी थी जो अश्विनी कुमार दत्त ने फाउंड की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अश्विनी कुमार दत्त ने इसको फाउंड किया था। इसका मेन एम क्या था कि हम जो भी नेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लोकल या इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, उनको तो यूज़ करें, और जो है यूरोपियन गुड्स हैं, सामान हैं, जो उनको बॉयकॉट करें। बिल्कुल इसका मेन एम यही था। स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त ने इसलिए फाउंड की थी। तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट था वो लीडरलेस था। बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट था वो लीडरलेस था, वहाँ पे वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ था। तो याद रखना
इसीलिए वायलेंस हो गया था क्योंकि लीडरलेस था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है लॉर्ड लिनलिथगो वॉइसरॉय थे वहाँ के, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ के वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे, क्योंकि 1936 से 44 के बीच में जो मेनली वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो ही थे, ठीक है, 36 से 44 के बीच में। फिर 3 इंडियन मेंबर्स ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंटिन्यू टू वर्क। तो याद रखना जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो जो 3 इंडियन मेंबर्स थे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। वो कंटिन्यू नहीं कर रहे थे अपना वर्क, तो वो अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। कौन कौन से थे वो मेंबर? एक तो थे HR मोदी। कौन थे? एक तो थे HR मोदी, एक थे NR सरकार, एक थे NR सरकार, और एक थे हमारे MS अने, एक थे MS अने। तो ये 3 मेंबर थे जिन्होंने मेनली इसको वो किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो गया। भी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। रिसले सर्कुलर, पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। स्वदेशी मूवमेंट में जो रिसले सर्कुलर 1906 में आया था, वो किस लिए आया था? कि स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें बंगाल में, इसलिए था, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें, उसके लिए था ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हमें बताना है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में, क्रोनोलॉजी में लगाना। देखो काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1925 में, आपको पता होगा। सोंडर्स का मर्डर कब हुआ था? बाद में हुआ था, 1928 में हुआ था। फिर है जतिन दास जो थे, हंगर स्ट्राइक के बाद कब मर गए थे? इनकी डेथ जो थी ना जतिन दास की, ये हुई थी 1929 में, 63 डेज के फास्ट के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको हमें सीक्वेंस में लगाना, तो सीक्वेंस में कैसे है? ये सही है, ठीक है। तो कब कब क्या क्या हुआ था ये आपको पता चल गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78 पे। बोल रहे हैं कि ये एक सबसे पहले एक मेडिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन में इमेंसली कंट्रीब्यूट किया था, और इन्होंने कॉलोनियल बंगाल में स्वदेशी इंटरप्राइज में भी वो किया था। उन्होंने स्वदेशी इंडस्ट्रीज बनाई थी, जैसे कि नेशनल टैनरी, नेशनल सोप फैक्ट्री, रंगमाटी टी कंपनी, अलोंग विद PC राव एंड सत्य सुंदर देव हेराल्डेड द इंडस्ट्रियल रिजुविनेशन ऑफ बंगाल। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी इन्होंने बनाया था। ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे 1912 से 27 तक, और 1920 में ये इंग्लैंड में भी गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन में, ठीक है। तो हमें बताना है किसके बारे में बात चल रही है, कौन थे मेडिकल साइंटिस्ट? तो कौन थे मेडिकल साइंटिस्ट? ये थे नील रतन सरकार। कौन थे? नील रतन सरकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखना। नील रतन सरकार कौन थे? मेडिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये किया था। कभी भी इनमें से एक भी चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है, तो ये सारी इसकी डिटेल्स याद रख लेना। फिर है दत्त ब्रैडले थीसिस। दत्त ब्रैडले थीसिस के बारे में बताना है। दत्त ब्रैडले थीसिस कब आई थी? 1936 में आई थी। कब? 1936 में आई थी। किसके लिए आई थी? ताकि जो कम्युनिस्ट हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, इसलिए आई थी दत्त ब्रैडले थीसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दत्त ब्रैडले थीसिस किसके लिए आई थी? ताकि कम्युनिस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कोऑपरेशन हो सके। 1936 में आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हमें बताना है फायर ब्रांड लीडर लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है। ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो देखो सोशल सर्विस लीग, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। सोशल सर्विस लीग जो थी वो किसने फाउंड की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। किसने? नारायण मल्हार जोशी ने फाउंड की थी, 1911 में फाउंड की थी। मेनली कॉमन जो मासेस हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने स्कूल खोले, लाइब्रेरी वगैरह खोली थी, ठीक है। तो सोशल सर्विस लीग से लाला लाजपत राय एसोसिएटेड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, बिल्कुल इसमें ये एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में भी ये थे। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय ने फाइंड की थी। कब की थी? 1921 में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की थी, ध्यान रखना। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाहौर में फाउंड की थी, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था इसको, ठीक है। ये जो होम रूल लीग ये हो गया, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग अमेरिका में फाउंड की थी, न्यूयॉर्क में, और ये कब की थी? इन्होंने 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में की थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। बरीसाल कॉन्फ्रेंस जो 1906 में हुई थी उसके बारे में बताना है। ये बोल रहे हैं कि इसको मुस्लिम्स ने बॉयकॉट किया था, तो याद रखना बॉयकॉट बिल्कुल भी नहीं किया था मुस्लिम ने इसको। वंदे मातरम बैन कर दिया गया था बरीसाल कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटिश ने बिल्कुल बरीसाल कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम को बैन कर दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। इसको प्रिसाइड किसने किया था? याद रखना एक नाम थे जिनका नाम था अब्दुल रसूल ने इनको प्रिसाइड किया था बरीसाल कॉन्फ्रेंस को। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये मतलब बनी थी मेनली। किसके बाद बनी थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही मेनली ये बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे।
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि द प्राइमरी रीजन फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का जो प्राइमरी रीजन था वो था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस गिवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस टू द वर्कर। बिल्कुल इसका मेन कारण तो यही था। सेकंड है गांधी जी का जो ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, बिल्कुल ये कब हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी और अनुसुईया साराभाई से भी वर्कर्स ने कुछ हेल्प ली थी जो मेनली एक सोशल वर्कर थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा आंसर, दोनों एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। हमें बताना है किसके बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में। दिल्ली चलो का कमेंसमेंट कब किया था? दिल्ली चलो हुआ था 1940 में। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 में स्टार्ट हुआ था सितंबर में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक कब आया था? फॉरवर्ड ब्लॉक आया था 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक मई में बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो गया सी, मतलब कब कब बना था। ये मई में हुआ था, ये 1939 में कब हुआ था? ये सितंबर के आसपास हुआ था और वो अक्टूबर 1940 में हुआ था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में लग गए हमारे। दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा उसके बारे में बतानी है। बोल रहे किंग जॉर्ज 5 का यहाँ पे कोरोनेशन हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का कोरोनेशन हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोरोनेशन हुआ था। ऑल दी सेरेमनीज और प्रोसेशन जो दरबार में हुए थे वो एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश से नहीं, उसमें इंडियन एलिमेंट भी था। जितने ऐसे नहीं था कि केवल ब्रिटिश सेलिब्रेशन किया गया था, इंडियंस भी थे उसमें, इंडियन टाइप सेलिब्रेशन भी किया गया था, तो ऐसा नहीं है। और ये केवल ओनली जो दरबार था जो सेटअप किया गया था जिसमें एम्परर खुद आए थे। ठीक है, और यहीं पर शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल भी की गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है? इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बताने जो 1946 में बनी थी। ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम लीग ने कभी इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, नहीं पहले ज्वाइन किया था, बाद में वो उन्होंने उसमें से हट गए थे, तो ऐसा नहीं था, उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया था, तो आंसर हो गया डायरेक्ट बी। देखो मेरे को कुछ नहीं पता था, डायरेक्ट मैंने आंसर लगाया इसका। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप एक बार बताओ। मैंने पता है क्या किया, इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत कर दिया। ये ऐसे होते हैं, क्या होती है, ये होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये मैंने आपको यही दिखाने के लिए किया है। जबकि देखो मैंने बोला कि इंटीरियम गवर्नमेंट 1946 में बनी, उसके बारे में स्टेटमेंट बतानी है। मुस्लिम लीग ने कभी ज्वाइन नहीं की। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कभी, मतलब उन्होंने ज्वाइन की थी, बाद में कर दी थी, ये स्टेटमेंट गलत है। तो मैंने सोचा कि इसमें करेक्ट ही पूछा होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो लेकिन पूछा क्या था? नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था। तो इसी तरह से होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो हमें देखना नॉट करेक्ट है कि नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट तो रॉन्ग है ही, वो तो आएगा ही। ठीक है, और कौन कौन से हैं? सेकंड है, सबसे पहले बोल रहे हैं कि उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे ये जो थी वो बनी थी, तो याद रखना उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे वो वेवल थे, माउंटबेटन नहीं थे उस टाइम पे। कौन थे? वेवल थे, उनके टाइम पे बनी थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है, राजेंद्र प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? डी है। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जैसे मैंने अभी की है। ठीक है, कभी नहीं करनी है, हमने देखना है कि करेक्ट लिख रखा है कि नॉट करेक्ट लिख रखा है। डी फैक्टो पीएम भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, मुस्लिम लीग इसका पार्ट बनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्ट अलग अलग इंटरिम गवर्नमेंट में दी गई थी, आपको पता होगा, जैसे कि बलदेव सिंह थे उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई थी। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था। तो ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री में बांटे गए थे, और बहुत सारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स को भी कुछ कुछ पोस्ट दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं 86 पे। हमें बताना है अलीपुर बॉम्ब केस जो 1908 में हुआ था उसके बारे में। ठीक है, अलीपुर बॉम्ब के बोल रहे हैं कि ज़्यादातर एक्यूज जो थे इसके वो अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड थे, बिल्कुल अनुशीलन समिति से ही एसोसिएटेड थे। सेकंड है, मोतीलाल नेहरू जो थे डिफेंस अटॉर्नी थे अरविंदो घोष के। ठीक है, तो डिफेंस काउंसिल जो थे अरविंदो घोष के, वो थे CR दास। कौन थे? CR दास। मोतीलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे? CR दास थे।
ठीक है, CR दास थे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाता है ए। ठीक है, और बस यही थे मेन तो। ठीक है, तो अलीपुर बम केस कब हुआ था? 1908 में हुआ था। मैंने बताया था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो बंगाल में हुई थी 1908 में, अलीपुर बम केस हुआ था 1908 में, और उसमें कौन कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। लोथियन कमेटी जो 1932 में बैठी थी वो किस लिए बैठी थी? देखो 1932 में लोथियन कमेटी बैठी थी। अब आपको पर्पज ही पता होना चाहिए वो किसके लिए बैठी थी? फ्रेंचाइज के लिए, कि फ्रेंचाइज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेंचाइज के लिए बैठी थी, तो ध्यान रखना फ्रेंचाइज के लिए बैठी थी लोथियन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 88 हमें बताना है कि ये जो ट्रायल था ये 3.5 साल चला और बहुत सारे लीडर को इसमें कन्विक्ट कर दिया गया। प्रिंसिपल चार्ज जो था ट्रेड लीडर्स के अगेंस्ट लगा, 31 ट्रेड लीडर्स के लगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि 31 ट्रेड लीडर्स को चार्ज किस कॉन्स्पिरेसी केस में किया गया था। तो वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी केस थी? वो थी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, कौन सा था? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में किया गया था। 1929 में ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जिसमें 31 ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको वो कर दिया गया था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1912 में हुआ था। पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? ये 22 से 27 के बीच में हुआ था। और कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1924 में हुआ था। एक बार जाके ना इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आज मेरी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है और लास्ट लेक्चर भी है, पता नहीं मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से इसलिए ख़त्म कर रही हूँ। जो भी है आप एक बार स्पेक्ट्रम को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद एक पॉलिटी और हिस्ट्री का टेस्ट आएगा, उसमें जितनी चीज़ें होंगी वो मैं फिर से करा दूंगी। ठीक है, अब इसमें स्वराजिस्ट के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ स्वराजिस्ट के बारे में बात करनी है कि 1923 में प्रोविंशियल असेंबली में इन्होंने क्लियर मेजोरिटी हासिल की थी स्वराजिस्ट ने। तो मैं स्वराजिस्ट के बारे में सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। बिल्कुल उन्होंने क्लियर मेजोरिटी हासिल की थी। वल्लभ भाई पटेल को स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चला गया था, बिल्कुल चला गया था। और पब्लिक सेफ्टी बिल इनकी एक सक्सेस थी, बिल्कुल। तीनों ही चीज़ें इसके बारे में बिल्कुल सही हैं और इसके बारे में मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, डिटेल में कैसे स्वराजिस्ट बने, किससे अलग होके बने, क्यों बने। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि इन्होंने एलाइज पावर को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जबकि यूएसएसआर ने भी ज्वाइन कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने एलाइज पावर को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी। नहीं, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी के ही सपोर्ट में थी। ठीक है, उन्हीं जैसी थी। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसी थी। कम्युनिस्ट पार्टी से इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी। मेनली इन्होंने रूट कहाँ से, इनकी मतलब रूट कहाँ से है? HSRA से की रूट है। कब बनी थी ये? 1940 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? रामगढ़ में बनी थी। ठीक है, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो मेनली अप्रूव भी की गई है इलेक्शन कमीशन ने अभी भी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भी इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इट वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस। देख, अगेंस्ट नहीं थी, ये तो बोल रही हूँ अगेंस्ट नहीं थी, इसके सपोर्ट में थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। हमें बताना है क्रोनोलॉजी में नेशनल प्लानिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में कब एस्टेब्लिश की गई थी। तो आपको पता होगा जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है वो कब सेटअप की गई थी? जब वो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, हरिपुरा के सेशन में 1938 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, प्रेसिडेंट बनाए थे इसके जवाहरलाल नेहरू। और सफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मासेस को प्रोवाइड करना, सफिशिएंट लिविंग स्टैंडर्ड, ये इनका मेन टारगेट था। बॉम्बे मैनिफेस्टो कब आया था? तो ये आपको याद होना चाहिए। बॉम्बे मैनिफेस्टो कब आया था? 1936 में, जब 21 बॉम्बे बिजनेसमैन ने इसमें मीटिंग ली थी। फिर लीस मूडी पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है ये। लीस मूडी पैक्ट कब आया था? 1933 में आया था। कब आया था? 1933 में आया था। बॉम्बे में बॉम्बे टेक्सटाइल ग्रुप ने साइन किया था, ताकि जापानीज जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाए, उसके सामान पे, टेक्सटाइल के सामान पे, और जो ब्रिटिशर्स के सामान है उस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कम कर दी, टेक्सटाइल जो टैक्स है उस पर कम कर दिया जाए। तो इसलिए था ये लीस मूडी पैक्ट। तो कब से कब तक क्रोनोलॉजी में आप लगाओगे तो क्या आएगा? 3, 2, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि इसमें जितने भी फर्टिलाइजर कंपनी है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, उन सबको न्यू ब्रांड भारत के अंडर अपने मतलब ब्रांड लगाना पड़ेगा, लोगो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये लगाना पड़ेगा। सेकंड है, इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंदर लॉन्च किया गया। बिल्कुल इसके अंदर लॉन्च किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कब से कब तक इंप्लीमेंट किया गया? 2 अक्टूबर 2022
से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें जो भी DAP यूरिया हैं उनको एक सिंगल ब्रांड नेम के अंडर सोल्ड किया जाएगा जिसका नाम है भारत। इस इररिस्पेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, दोनों में अप्लाई होगा। और ये क्यों है? ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके फर्टिलाइजर के ब्रांड में अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में इसमें कंपनी है, मिनिस्ट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 93 पे। होम रूल मूवमेंट के बारे में बताना। मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। बोल रहे तिलक का जो होम रूल लीग थी उसके प्रेसिडेंट थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बिल्कुल सही है, यही थे। बोल रहे बाल गंगाधर तिलक का जो डिप्यूटेशन था और एनी बेसेंट का लीग का जो था वो प्लीडेड फॉर अर्ली ग्रांट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिफोर द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन ब्रिटेन, बिल्कुल इससे क्या हो गया था, पहले ही गवर्नमेंट वो देने को तैयार हो गए थे। थर्ड है एट लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तिलक होम रूल लीग वॉज अलाउड टू प्रोपगेट द मैसेज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है कि लखनऊ सेशन में जो 1916 में हुआ था उसी में मतलब मेनली इन्होंने अपने आइडिया को प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं। किसके बारे में? होम रूल लीग के बारे में। और होम रूल लीग के बारे में मैं आपको और सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो 1929 में हुआ था उसके बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि इसमें वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को किल करने की बात हुई थी। मैंने बताया था जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसमें मेनली जो पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं, ट्रेड यूनियन में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया था, ना कि वॉइस रॉय को मारने का वो किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकेंड है मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डंगे और पूर्ण चंद जोशी, ये मेनली इसमें ट्राई किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही है, ये इनको इसमें ट्राई किया गया था, ठीक है, इनको इसमें ट्राई किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। औरों को भी मतलब कुछ ऐसे थे जिनको जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे उनको भी इसमें ट्राई किया गया था। ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी थे, 3 मेंबर्स के नाम काफ़ी फेमस है जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिनको इन्होंने ट्राई किया था। एक तो थे फिलिप स्प्रैट, एक थे बैन ब्रैडले, एक थे लेस्टर हचिसन, ठीक है। इनको भी इन्होंने क्या किया था? ट्राई किया था इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्राई किए गए थे। तो ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिनको इन्होंने पकड़ा था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे थे जैसे कि शौकत उस्मानी, सोहन सिंह जोशी, केदारनाथ सहगल और राधा रमन मित्रा और GR कासले, ये सारे ही मेंबर थे जिनको और भी ट्राई किया गया था, ठीक है। तो ये मेंबर याद रखना एक बार अच्छे से, जो भी ये है ना, जैसे मेरठ कॉन्फ्रेंस है, एक बार बुक खोल के इसको पढ़ लो, आपको रटा जाएगा। 95 हमें बताना तूतीकोरिन में जो भी मिल स्ट्राइक हुई थी मैंने बताया था उसमें कौन थे? वी चिदम्बरम पिल्लाई थे, बिल्कुल सबसे पहले तो वी चिदम्बरम पिल्लाई होने चाहिए उसमें, बिल्कुल थे। तो मील जो थी वो ब्रिटिशर से होनी थी, बिल्कुल ब्रिटिशर से होनी थी। और मेनली इसमें क्या मांगा जा रहा था स्ट्राइक में कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाए और सैलरी को बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल यही मांगा जा रहा था। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाए? D। और तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये जो चिदम्बरम पिल्लाई थे इन्होंने एक और बनाई थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी बनाई थी 1906 में, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया D। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। चैडलर वोबल कौन थे? चैडलर वोबल एक टर्म है, ये किसके लिए यूज होती है? तो याद रखना ये किसके लिए यूज होती है? ये है कि अर्थ अपनी जब ऑन एक्सिस पे घूमती है तो उसकी स्पिन में जो वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं चैडलर वोबल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार 1880s में सपोर्ट किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं चैडलर वोबलर इफेक्ट, ठीक है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसकी स्पिन में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। हमें बताना है किसके बारे में? ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म जो इंडिया में हो रहा था। शिमला डिप्यूटेशन जो 1906 में गई थी, बोल रहे हैं उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने हेड किया था, बिल्कुल भी नहीं उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने हेड किया था। उसको किसने हेड किया था? जो ये वहाँ पे वो गई थी, आगा खान ने उसको लीड किया था। किसको? आगा खान ने उसको लीड किया था, ठीक है। आगा खान ने उसको लीड किया था। सेकंड है इट वॉज इन दिस डिप्यूटेशन जो सेपरेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का जो वो है वो दिया गया था वाइसरॉय को, बिल्कुल दिया गया था। इस डिप्यूटेशन में ये प्रपोज किया था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर होनी चाहिए। यही तो चीज़ है। इस डिप्यूटेशन में बोला गया था कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है,
ठीक है, उनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी है और उनका वैल्यू कितनी है, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना, तो उसके बेस पे होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। 35 मुस्लिम लीडर गए थे ऑल ओवर इंडिया से, जो शिमला में इकट्ठे हुए थे ताकि वायसरॉय लॉर्ड मिंटो को ये अपना वो दे सकें ताकि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिर मिंटो ने इनकी बात भी मान ली थी, बाद में 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी दिया था, ठीक है, सक्सेसफुल रही थी इनकी डिपुटेशन। रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटनी हुई थी 1946 में, उसके बारे में बोल रहे हैं कि HMS तलवार ने इसको स्टार्ट किया था। बिल्कुल भी नहीं, ये जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी बॉम्बे हार्बर से, बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, कोचीन से स्टार्ट नहीं हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ऑफिशियली सपोर्ट किया था म्यूटनी को, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे तो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाने की बात कर रही थी गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया था म्यूटनी को, ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस ने कभी इसको ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, आंसर हमारा क्या हो गया डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड कब हुई है म्यूटनी? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मेंबर्स हैं उनको ये आश्वासन दिया कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो आपके कोज के लिए लड़ेंगी, आप शांत हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। 1919 के एक्ट के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि जो इनकम टैक्स दे रहे थे मिनिमम 10,000, उनको एक तो वोट देने का अधिकार था, दूसरा जो सीनेट में थे यूनिवर्सिटी के उनको वोट देने का अधिकार था, और तीसरे जिनको सम लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक्सपीरियंस था उनको देने का अधिकार था। बिल्कुल इस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। उस टाइम पे लगभग 24 करोड़ जनता थी और उसमें से केवल 17,364 को ही वोट देने का अधिकार था, वही क्वालिफाई थे वोट देने के लिए। तो इतनी कम लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, जो बिल्कुल अमीर अमीर लोग थे या जिन जाने पहचाने थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या जाता है ए। आ जाते हैं 100 पे। हमें 100 के बारे में बात करनी है। गोपीनाथ साहा ऑफ 1924, ठीक है, उसके बारे में देखना है कि गोपीनाथ साहा के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, ठीक है, सही बतानी है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो गोपीनाथ साहा थे वो सेडिशियस आर्टिकल लिखने के कारण, वॉयलेंस के कारण अरेस्ट किए गए थे। तो ध्यान रखना, इन्होंने कलकत्ता के एक पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टिगराट कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टिगराट, उनको मारने की कोशिश की थी। कब? 1929 में, ठीक है। तो इसीलिए इनको 1924 में, तो इसीलिए इनको मेन वो किया गया था। ऐसे कोई राइटिंग वाइटिंग के लिए इनको अरेस्ट नहीं किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। महात्मा गांधी के इंस्टेंस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास रेजोल्यूशन क्रिटिसाइज, बिल्कुल, क्योंकि ये मारना चाह रहे थे और वायलेंस के खिलाफ थी कांग्रेस मिनिस्ट्री, तो बिल्कुल, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया था। गोपीनाथ साहा वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। अब नहीं, छोड़ कैसे सकते हैं बाई, देखो, इन्होंने पुलिस कमिश्नर को मारने की कोशिश की, लेकिन बाई एंड एरर कोई दूसरे इंग्लिश मैन मर गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में इनको इस कारण से हैंग भी कर दिया गया, डिस्पाइट पॉपुलर सपोर्ट के इनको छोड़ा नहीं गया, ठीक है। तो इनको कभी नहीं छोड़ा गया, इनको वो छोड़ दिया था। तो ये था गोपीनाथ साहा केस 1924 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और हमारी टोटल हिस्ट्री की सीरीज हो जाती है खत्म। इसके बाद जो भी सीरीज होगी आप देखते रहना जल्दी से, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।